नमस्कार दोस्तों। वनस्पति के पिछले भाग में हमने उष्णकटिबंधीय सदाबहार वनस्पति का विवरण पढ़ा था, उसका अध्ययन किया था। आज शेष भाग में हम दूसरे भाग में मानसूनी पतझड़ वन, सवाना वनस्पति और भूमध्य सागरीय वनस्पति का अध्ययन करेंगे। सबसे पहले हम इसी क्रम में मानसूनी पतझड़ वनों का अध्ययन करेंगे। इन्हें मानसूनी पतझड़ वन इसलिए कहा जाता है कि प्रथमतया तो यह उन क्षेत्रों में पाए जाते हैं जहाँ पर मानसूनी जलवायु होती है। मानसूनी जलवायु पवनों के क्रमिक बदलाव के कारण उत्पन्न होती है। सूर्य के उत्तरायण दक्षिणायन होने के फलस्वरूप हवाएं 6 महीने स्थल से जल की ओर तथा शेष 6 महीने जल से स्थल की ओर चला करती हैं। तो सामान्य रूप से मानसूनी जलवायु में 3 ऋतुएं पाई जाती है: शीत ऋतु, ग्रीष्म ऋतु और वर्षा ऋतु। वर्षा ऋतु सामान्यतः ग्रीष्म काल में ही आती है, या जो वर्षा होती है वो ग्रीष्म काल में ही होती है। दूसरा, इन्हें पतझड़ वन इसलिए कहते हैं कि ये जो वृक्ष होते हैं ये सारे के सारे वृक्ष एक साथ अपनी पत्तियां गिरा देते हैं, अतः इन्हें पतझड़ वन भी कहा जाता है। तो पत्तियां गिराने का जो क्रम होता है वो शुष्क ग्रीष्म काल में होता है। सबसे पहले हम इनका वितरण देखते हैं। मानसूनी पतझड़ वनस्पति मानसूनी जलवायु वाले भागों में 12 से 15 डिग्री अक्षांशों के मध्य दोनों गोलार्धों में पाई जाती है। इस अध्याय से पूर्व हम विश्व के जलवायु प्रदेशों का अध्ययन कर चुके हैं, जहाँ पर हमने मानसूनी जलवायु के बारे में विस्तार से अध्ययन किया था। यह वनस्पति पश्चिमी द्वीप समूह, भारत, दक्षिण पूर्वी एशिया, इंडोनेशिया, मलेशिया, अफ्रीका, उत्तरी ऑस्ट्रेलिया, दक्षिणी ब्राज़ील, दक्षिणी पूर्वी संयुक्त राज्य अमेरिका, फार्मूसा और दक्षिणी चीन में पाई जाती है। ये सब जो क्षेत्र हैं, ये सभी क्षेत्र वे क्षेत्र हैं जहाँ पर मानसूनी जलवायु विद्यमान होती है और वर्षा मानसूनी पवनों से होती है। अब हम मानसूनी पतझड़ वन क्षेत्रों की जलवायु की विशेषताओं के बारे में अध्ययन करते हैं। मानसूनी जलवायु प्रदेशों में 3 ऋतुएं पाई जाती है। अभी आपको जैसा मैंने बताया था, ग्रीष्मकाल और शीतकाल मुख्य ऋतुएं हैं। ग्रीष्मकाल में औसत तापमान 27 डिग्री सेल्सियस व शीतकाल में 10 से 27 डिग्री सेल्सियस बना रहता है तथा वार्षिक वर्षा का औसत 150 सेंटीमीटर होता है। तो ग्रीष्मकाल का औसत तापमान 27 डिग्री सेल्सियस और शीतकाल का औसत तापमान 10 से 27 डिग्री सेल्सियस रहता है और वार्षिक वर्षा का औसत 150 सेंटीमीटर होता है। इसके बाद हम मानसूनी पतझड़ वनों की वृक्षों की विशेषताएं देखते हैं। मानसूनी पतझड़ वृक्ष शुष्क ऋतु में अपनी पत्तियां गिरा देते हैं, अतः इन्हें पर्णपाती या पतझड़ वन कहते हैं। जैसा भी आपको मैंने बताया था कि ग्रीष्म ऋतु में, जो कि ग्रीष्म ऋतु यहाँ पर शुष्क होती है, वर्षा ग्रीष्म के लगभग समाप्त होने के बाद प्रारंभ होती है, तो शुष्क ग्रीष्म ऋतु में अपनी पत्तियां गिरा देते हैं। और चूँकि इनकी विशेषता है कि एक ही स्थान पर एक ही प्रजाति के वृक्ष बड़ी मात्रा में पाए जाते हैं, तो सभी वृक्ष एक साथ अपनी पत्तियां गिरा देते हैं। तो शुष्क ऋतु में ये इन वृक्षों के जो वन हैं वो पत्तियों से विहीन दिखाई देते हैं, अतः इन्हें पर्णपाती या पतझड़ वन कहते हैं। दूसरी विशेषता है, इन वनों में वृक्ष अधिक सघन और लंबे नहीं पाए जाते हैं, क्योंकि यहाँ पर वर्षा का औसत भी कम है और तापमान की अल्टरनेट रहता है, यानी परिवर्तित होता रहता है। शीत ऋतु में तापमान कम हो जाता है, ग्रीष्म ऋतु में तापमान अधिक होता है। तो एक तो तापमान की सततता नहीं है, दूसरा वर्षा का औसत भी कम है, इसलिए अधिक सघन और लंबे नहीं पाए जाते हैं। वृक्षों की औसत ऊंचाई लगभग 30 मीटर तक होती है और इनमें जो मुख्य रूप से जो वृक्ष पाए जाते हैं वो सामान्य वृक्ष हैं जो हम हमारे चारों तरफ देखते हैं: साल, सागवान, शीशम, नीम, गूलर, आम, महुआ, जामुन, पलास, सेमल आदि के वृक्ष पाए जाते हैं। 150 सेंटीमीटर से कम वर्षा वाले भागों में जो वृक्षों की प्रजातियां हैं वो बदल जाती हैं। ये कांटेदार और झाड़ी के रूप में पाए जाते हैं 150 सेंटीमीटर से कम वर्षा वाले भागों में, जिनमें बबूल है, धोकड़ा है, इमली है आदि के वृक्ष पाए जाते हैं। तो ये कांटेदार और छोटी छोटी जड़ों के रूप में होते हैं, क्योंकि वर्षा का औसत कम हो जाता है 150 सेंटीमीटर से कम। जैसा कि भी आपको मैंने बताया था, इन वनों में एक ही प्रकार के पेड़ एक ही स्थान पर बड़ी मात्रा में पाए जाते हैं। तो अब पिछले अध्याय में हमने उष्णकटिबंधीय सदाबहार वनों के बारे में पढ़ा था, जहाँ पर हमने देखा था कि उन वनों में एक ही स्थान पर एक से अधिक प्रजाति के वृक्ष पाए जाते हैं, लेकिन यहाँ पर एक ही स्थान पर
एक ही प्रजाति के अधिकांश वृक्ष पाए जाते हैं, तो इस कारण से इनका आर्थिक महत्व बहुत अधिक है और इसी कारण से मानसूनी पतझड़ वनों का सर्वाधिक आर्थिक दोहन भी किया गया है। क्योंकि आप देख रहे हैं साल है, सागवान है, ये सब मूल्यवान लकड़ी है जिनसे फर्नीचर मकानों में जो भी खिड़कियाँ वगैरह बनती हैं उनका काम होता है, नीम, गूलर, आम। और दूसरा कारण ये है दोस्तों कि जो मानसूनी पतझड़ वन है ये अधिक जनसंख्या वाले भागों में है, तो घरेलू उपयोग के लिए भी इनका अधिक मात्रा में विनाश किया गया है। तो ये दोहन की समस्या से ग्रस्त हैं और जहाँ जहाँ पर भी मानसूनी पतझड़ वन पाए जाते हैं वहाँ पर स्थानांतरित कृषि भी कई स्थानों पर होती है। तो एक अन्य कारण ये भी है कि इनका जो विनाश है वो काफ़ी अधिक मात्रा में वर्तमान समय में हो रहा है। यहाँ पर मानचित्र में उष्णकटिबंधीय मानसूनी पतझड़ वनों का वितरण दिखाया गया है। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि कहाँ कहाँ पर उष्णकटिबंधीय मानसूनी पतझड़ वन पाए जाते हैं। इसके बाद हम उष्णकटिबंधीय सवाना वनों का अध्ययन करते हैं। सवाना एक प्रकार की घास है, चूँकि शुष्क क्षेत्र है ये और यहाँ पर केवल घास ही उगती है, तो इसे उष्णकटिबंधीय सवाना वनस्पति का नाम दिया गया है। सवाना शब्द की उत्पत्ति स्पेनिश भाषा के शब्द जवाना से हुई है, जिसका अर्थ है घास के मैदान। यहाँ पर शुष्क जलवायु पाई जाती है, तो यहाँ पर घास ही उगती है। कहीं कहीं पर घास के बीच में छोटे छोटे पेड़ भी देखने को मिलते हैं, लेकिन जो मूल इनकी वनस्पति है वो घास ही है। इनका वितरण हम अध्ययन करते हैं। सवाना वनस्पति या वनों का विस्तार 8 डिग्री से 30 डिग्री उत्तरी व दक्षिण अक्षांशों के मध्य पाया जाता है। 8 डिग्री से 30 डिग्री अक्षांशों के मध्य है। तो वैसे तो उष्णकटिबंधीय हुआ। सवाना घास के मैदानों को अलग अलग भागों में अलग अलग नामों से जाना जाता है। जैसे ब्राज़ील के पठारी भाग पर इन्हें कंपोज कहते हैं, ओरोनिको घाटी में लानोज और उत्तरी पूर्वी ब्राज़ील में कटिंगा कहा जाता है। काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न है, कई बार प्रतियोगी परीक्षाओं में पूछे गए हैं कि ब्राज़ील के पठारी भाग पर स्थित उष्णकटिबंधीय सवाना घास के मैदानों को किस नाम से जाना जाता है? कंपोज के नाम से जाना जाता है। ओरोनिको नदी की घाटी में लानोज के नाम से, और ब्राज़ील में इन्हें उत्तरी पूर्वी ब्राज़ील में कटिंगा कहते हैं। तो लानोज, कंपोज और कटिंगा ये सभी उष्णकटिबंधीय सवाना घास के मैदान के रूप हैं। सवाना घास क्षेत्र महाद्वीपों के मध्य भागों में पाए जाते हैं। महाद्वीपों के आंतरिक भागों में है और इनका जो विस्तार है अभी हम पूर्व में पढ़ चुके हैं, 8 डिग्री से 30 डिग्री अक्षांशों के मध्य दोनों गोलार्धों में है और इनका विस्तार अफ्रीका, दक्षिण अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया में पाया जाता है। तो तीनों महाद्वीपों के जो भी शुष्क भाग है वहाँ पर इनका विस्तार देखने को मिलता है। अब हम जहाँ पर सवाना वनस्पति पाई जाती है उसकी जलवायु का अध्ययन करते हैं। वार्षिक औसत तापमान 32 डिग्री सेल्सियस रहता है, जो कि काफ़ी अधिक है। शीतकाल में 18 डिग्री सेल्सियस पाया जाता है, तो तापांतर भी यहाँ पर हमें अधिक देखने को मिल रहा है। लगभग दुगना तापांतर यहाँ पर हमें देखने को मिल रहा है शीतकाल और ग्रीष्मकाल का। वर्षा केवल ग्रीष्म ऋतु में ही होती है और वर्षा का वार्षिक औसत 75 से 150 सेंटीमीटर होता है। तो वर्षा का औसत भी कम हो गया और प्लस यहाँ पर तापमान भी अधिक हो गया। देखिए 32 डिग्री वार्षिक औसत तापमान और वर्षा हो गई 75 से 100 सेंटीमीटर। तो यहाँ पर शुष्क दशाएँ हैं, इसी कारण से यहाँ पर केवल घास उगती है। अब हम इसकी विशेषताएँ देखते हैं। सवाना क्षेत्र की जलवायु ऐसी ही है कि यहाँ पर केवल घास ही उगती है। अभी आपको मैंने पूर्व में बताया था कि यहाँ पर अधिक तापमान और वर्षा का औसत कम है, जिसके कारण यहाँ पर केवल घास ही उगती है। घास की लंबाई 3 मीटर तक होती है, 3 मीटर से भी अधिक कई स्थानों पर पाई जाती है और इतनी अधिक लंबी घास होती है कि एक वयस्क हाथी इसमें छुप जाए तो वो दूर से दिखाई नहीं देता है। तो मूलतः जो सवाना घास के मैदान हैं वो जैव विविधता की दृष्टि से भी महत्वपूर्ण है। कई प्रकार के जीव जंतु, जंगली जीव जानवर वहाँ पर, जैसे जेब्रा है, जिराफ है, हाथी है, चीता है, शेर है, ये सभी वहाँ पर देखने को मिलते हैं। जहाँ वर्षा का औसत अधिक है वहाँ पर घास के बीच बीच में वृक्ष भी पाए जाते हैं। अभी आपको बताया था मैंने, सवाना घास वाले प्रदेशों में कुछ स्थानों पर छोटे छोटे वृक्ष भी मिलते हैं और ये वृक्ष वहाँ पाए जाते हैं जहाँ पर जो ये घास और वर्षा का जो औसत है वो अधिक है। सवाना घास से मुख्यतः 3 किस्में पाई जाती है। पहला है सवाना जंगल, जहाँ पर घास की अपेक्षा पेड़ पौधे अधिक पाए जाते हैं, यानी 150 सेंटीमीटर के लगभग जहाँ पर वर्षा होती है तो वहाँ पर घास की अपेक्षा पेड़ पौधों की मात्रा अधिक पाई जाती है। 75 से 150 सेंटीमीटर वर्षा का औसत है इसका। तो 150 सेंटीमीटर वर्षा वाले भागों में सवाना जंगल मिलते हैं,
जहाँ पर पेड़ पौधे अधिक मात्रा में पाए जाते हैं। दूसरा है सवाना उद्यान। इनमें 100 सेंटीमीटर तक जो वर्षा वाले क्षेत्र हैं वहाँ पर घास के बीच बीच में उष्णकटिबंधीय वृक्ष भी मिलते हैं। तो 150 सेंटीमीटर वर्षा वाले भागों में तो पेड़ पौधे अधिक हैं, 100 सेंटीमीटर या थोड़े से अधिक उससे अधिक वर्षा वाले भागों में उष्णकटिबंधीय वृक्ष घास के बीच बीच में देखने को मिलते हैं। और सवाना झाड़ियाँ जहाँ पर 75 या उससे कम वर्षा होती, वहाँ पर घास के साथ छोटी छोटी झाड़ियाँ भी पाई जाती, क्योंकि वहाँ पर शुष्क मौसमी दशाएँ उत्पन्न हो जाती है। तो इस प्रकार से सवाना घास की 3 मुख्य किस्में हैं, विशेषतः घास और पेड़ पौधों की मात्रा के आधार पर। सवाना जंगल जिसमें पेड़ पौधों की मात्रा अधिक पाई जाती है, सवाना घास जिसमें उष्णकटिबंधीय वृक्ष बहुतायत से मिलते हैं बीच बीच में, और सवाना झाड़ियाँ जिसमें छोटी छोटी झाड़ियाँ भी घास के बीच में पाई जाती हैं। एक और महत्वपूर्ण जानकारी है दोस्तों, ब्राज़ील में सवाना घास की 5 प्रकार मिलती है। सवाना सेराडो, कैम्पो सेराडो, कैम्पो स्वाजो सवाना, कैम्पो लिम्पो और पेंटेल घास। तो इनमें से कई बार ऑब्जेक्टिव टाइप प्रश्न पूछा लिया जाता है कि पेंटेल घास किस बायोम की है, तो सवाना बायोम की या सवाना घास प्रदेशों की ये है। ये देखिए जहाँ पर आपको ग्रे कलर से दिखाया हुआ है वो सवाना उष्णकटिबंधीय घास के मैदान है, और जहाँ पर आपको येलो कलर से दिखाया हुआ है वो शीतोष्णकटिबंधीय घास के मैदान है। तो ये विश्व में घास के मैदान है, उष्णकटिबंधीय और शीतोष्णकटिबंधीय। जो सवाना है वो उष्णकटिबंधीय घास के मैदानों के अंतर्गत आती है। ये देखिए ये ब्राज़ील है, ओरोनिगो नदी का स्थान है, ये अफ्रीका का सवाना क्षेत्र है, कालाहारी क्षेत्र है। भारत में भी मध्य वाले भाग में इस प्रकार की वनस्पति पाई जाती है, क्योंकि यहाँ पर जो वर्षा उसका औसत 70 से 150 सेंटीमीटर तक ही है इस मध्य वाले भाग में। और ऑस्ट्रेलिया का जो ऊपरी शुष्क भाग है, उत्तरी शुष्क भाग में भी इस प्रकार की घास पाई जाती है। अब दोस्तों हम अध्ययन करेंगे भूमध्य सागरीय वनस्पति का। जैसे कि नाम से स्पष्ट है, भूमध्य सागर के तट पर जो देश हैं वहाँ पर इस प्रकार की वनस्पति पाई जाती है। इसके अलावा विश्व में जहाँ जहाँ पर भी भूमध्य सागरीय जलवायु के समान दशाएँ होती हैं वहाँ पर ये जलवायु वनस्पति देखने को मिलती है। पिछले अध्याय में हमने पढ़ा था, जब हमने जलवायु प्रदेश पढ़े थे तब, कि जो भूमध्य सागरीय जलवायु है वो वायुदाब पेटियों के स्थानांतरण के कारण उत्पन्न होती है। ग्रीष्मकाल शुष्क होता है और वर्षा यहाँ पर शीतकाल में होती है। सबसे पहले हम इनका वितरण देखते हैं। भूमध्य सागरीय वनों का विस्तार 30 से 40 डिग्री अक्षांशों के मध्य दोनों गोलार्धों में महाद्वीपों के पश्चिमी भागों में पाया जाता है। तो 30 से 40 डिग्री अक्षांशों के मध्य महाद्वीपों के पश्चिमी भागों में भूमध्य सागरीय वनों का विस्तार है। कहाँ है देखते हैं। भूमध्य सागर के तटवर्ती देश जिनमें स्पेन है, पुर्तगाल है, इटली है, इजराइल है, टर्की है और लीबिया है। इसके अलावा उत्तरी अमेरिका में कैलिफोर्निया, दक्षिणी अमेरिका में चिली, दक्षिणी अफ्रीका का प्रायद्वीपीय भाग, ऑस्ट्रेलिया के दक्षिणी पश्चिमी भाग में भूमध्य सागरीय वनस्पति देखने को मिलती है, क्योंकि इन सभी भागों में भूमध्य सागरीय जलवायु पाई जाती है। तो ये सभी जो क्षेत्र हैं ये भूमध्य सागरीय जलवायु वाले क्षेत्र हैं, और यहाँ पर भूमध्य सागरीय वनस्पति देखने को मिलती है। यहाँ की जलवायु का अध्ययन करते हैं। इस जलवायु में ग्रीष्मकाल शुष्क रहता है, जैसे अभी आपको मैंने बताया था। ग्रीष्मकाल शुष्क होता है, वर्षा शीतकाल में पछुआ पवनों के द्वारा होती है, क्योंकि जब सूर्य की स्थिति बदलती है तो ये क्षेत्र पछुआ पवनों के अंतर्गत आ जाता है, और पछुआ पवनों से वर्षा होती है। क्योंकि ग्रीष्मकाल में जब सूर्योत्तरायण होता है तो ये उच्च दाब के अंतर्गत होता है, और जब दक्षिणायन होता है तो ये पछुआ पवनों के अंतर्गत आ जाते हैं। औसत वार्षिक तापमान 5 से 10 डिग्री सेल्सियस के मध्य में रहता है। तो जो औसत तापमान है वो देखिए आप 10 डिग्री सेंटीग्रेड के आसपास ही है, और वर्षा का वार्षिक औसत 40 से 45 डिग्री सेंटीग्रेड के मध्य होता है, जिसका 90% शीतकाल में प्राप्त होता है, और कुछ कुछ वर्षा वर्ष भर होती रहती है। तो इस कारण से वनस्पति सघन पाई जाती है। विशेषताएं देखते हैं। चूँकि वर्षा शीतकाल में होती है, अतः वनस्पति इस प्रकार की होती है कि शुष्क ग्रीष्म ऋतु को सहन कर सके। तो ग्रीष्मकाल शुष्क होता है तो वनस्पति इस प्रकार की विशेषताएं अपने में विकसित कर लेती है कि वो शुष्क ग्रीष्मकाल को सहन कर लेती है और शीतकाल की वर्षा से अपना जीवन यापन करती है। इस प्रदेश में सदाबहार पर्णपाती वृक्ष जिनमें ओक है, बीच है, पाइन है, फर है, मुख्य रूप से पाए जाते हैं, क्योंकि पर्णपाती इसलिए जुड़ा गया कि ग्रीष्मकाल शुष्क है तो अपनी पत्तियाँ गिराते हैं। यहाँ पर विभिन्न प्रकार के विशेषीकृत फल उगाए जाते हैं, जिसमें जैतून और अंजीर तो इसकी विशेषता है। विश्व का लगभग 90% जो जैतून अंजीर है वो भूमध्य सागरीय प्रदेशों से ही आता है। जैतून, अंजीर, अंगूर, नींबू, अखरोट, खुबानी, संतरा जैसे खट्टे व रसदार फल उगाए जाते हैं।
तो खट्टे व रसदार फलों की उत्पत्ति का मुख्य कारण यह है कि यहाँ पर ग्रीष्मकाल शुष्क रहता है, तेज चमकदार धूप प्राप्त होती है, तापमान अधिक नहीं होता है 10 डिग्री सेल्सियस, लेकिन सूर्य पूरी क्षमता के साथ चमकता है, और ऐसा मौसम ऐसे खट्टे और रसदार फलों को पकने में बहुत अधिक फायदा प्रदान करता है। चमकदार ग्रीष्मकालीन धूप इनके विकास में सहयोग देती है, जैसे कि आपको मैंने बताया था, ग्रीष्मकाल की जो चमकदार धूप है, सुहाना मौसम है, इनके विकास में योगदान प्रदान करता है। भूमध्य सागरीय जलवायु विश्व की सर्वश्रेष्ठ जलवायु है, जहाँ पर मानव के विकास के लिए, निवास के लिए सर्वोत्तम दशाएं पाई जाती है। कुछ महत्वपूर्ण तथ्य आगे आ रहे हैं दोस्तों, ध्यान से पढ़िए। कैलिफोर्निया में ओक, चेपरेल, मैक्विस, बेका झाड़ियाँ पाई जाती है। कई बार प्रश्न पूछा गया है कि चेपरेल और मैक्विस झाड़ियाँ कहाँ पाई जाती है, तो कैलिफोर्निया में पाई जाती है। अफ्रीका के भूमध्य सागरीय क्षेत्र में एरिका, इरिसिया, निफोलिया आदि पुष्पी पादप पाए जाते हैं, जो कि भूमध्य सागरीय प्रजाति से संबंधित है। ऑस्ट्रेलिया में भूमध्य सागरीय वनस्पति को मेली, काफ़ी महत्वपूर्ण है, कई बार ऑब्जेक्टिव प्रश्न पूछा गया है। ऑस्ट्रेलिया में भूमध्य सागरीय वनस्पति को मेली, चिली में मेटोरल, श्रीलंका में पटाना और भूमध्य सागर के तटवर्ती भागों में गेरीग और मैक्विस कहते हैं। तो काफ़ी महत्वपूर्ण तथ्य हैं ये, इनको याद रखिएगा। कैलिफोर्निया में ओक, चेपरेल, मैक्विस, बेका, अफ्रीका के भूमध्य सागरीय भागों में एरिका, इरिसिया, निफोलिया, ऑस्ट्रेलिया में मेली, चिली में मेटोरल, श्रीलंका में पटाना, भूमध्य सागर के तटवर्ती भागों में गेरीग और मैक्विस, इन वनस्पति को जाना जाता है। इस प्रकार इस जलवायु में लंबे वृक्षों से लेकर लंबी छोटी घास तथा झाड़ियाँ भी विविध प्रकार से पाई जाती हैं। तो वृक्ष तो इसलिए मिलते हैं क्योंकि वर्षा लगभग वर्ष पर पूरे वर्ष होती है और औसत समान रहता है, 40 से 45 डिग्री सेंटीग्रेड वर्षा होती है, 90% भाग शीतकाल में होता है, और चूँकि ग्रीष्मकाल शुष्क रहता है इसलिए वहाँ पर छोटी घास तथा झाड़ियाँ भी पाई जाती हैं। कई प्रकार के अनाज भी उगाए जाते हैं, जिनमें गेहूँ, मक्का आदि मुख्य हैं। आलू जैसी फसलों की खेती भी की जाती है। यहाँ पर आप देख रहे हैं विश्व के प्रमुख भूमध्य सागरीय वनस्पति वाले क्षेत्र। सबसे पहले ये देखिए आप, भूमध्य सागर का चारों ओर का जो बेसिन है, ये भूमध्य सागरीय वनस्पति का क्षेत्र है। इसके बाद देखिए आप कैलिफोर्निया का पश्चिमी तट, यहाँ पर भी भूमध्य सागरीय वनस्पति पाई जाती है। इसके बाद देखिए चिली, यहाँ पर भी भूमध्य सागरीय वनस्पति पाई जाती है। दक्षिण अफ्रीका का जो केप हिस्सा है, वहाँ पर भी भूमध्य सागरीय वनस्पति पाई जाती है। और ऑस्ट्रेलिया का दक्षिणी पश्चिमी जो भाग है और दक्षिणी जो हिस्सा है कुछ थोड़ा बहुत, उसमें भी भूमध्य सागरीय वनस्पति पाई जाती है। तो दोस्तों आज हम इतना अध्ययन करेंगे। वीडियो को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करना न भूलें। धन्यवाद।